प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी भारत एट में। प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब? सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं? आशा और उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों सीयूटी की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम आ चुके हैं आज 13वें दिन पे। और आज हम लोग देखेंगे भूगोल के बहुत ही बेहतरीन 50 प्रश्न जो आपके सीयूटी एग्ज़ाम के लिए होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्यारे बच्चों चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और एक बार क्लास शुरू होने से पहले आप लोग इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और मित्रों तक शेयर कर दीजिए जो भी सीयूटी के एग्ज़ाम 2024 में देना चाहते हैं और जिनके भी आर्ट्स में सब्जेक्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत 8। और हम लोग आज देख रहे हैं 13वें दिन की यहाँ पे यात्रा जो हमारी आर्ट्स के रूप में है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज की क्लास। और अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को आप लोग एक बार ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों मित्रों और सभी के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके अपने इस प्यारे से आर्ट के चैनल के माध्यम से। हम आज देखने वाले हैं जो सीयूटी एग्जामिनेशन 2024 के लिए क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है आपके उनको। और इसी क्रम में हम आ चुके हैं आज, इसी क्रम में हम लोग आ चुके हैं आज यहाँ पे 13वें दिन पे। और आज हमारा है इस क्रम का 13वां दिन। और आज हम लोग देखेंगे भूगोल के बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न। ये 50 प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहले भी 50 प्रश्न मैं आप लोगों को करा चुका हूँ भूगोल पे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की क्लास। तो एक बार सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएँ प्यारे बच्चों। आज की जो प्रश्नों का सीरीज है वो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ चलिए शुरू करते हैं अपने इन प्यारे से प्रश्नों का सीरीज जो कि होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। और इस सीरीज में आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ। तो पहला प्रश्न अगर हम देखें भूगोल का पहला प्रश्न, कौन सी प्राथमिक गतिविधि है? तो अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने जब भी आप लोगों को प्राथमिक क्रियाएँ पढ़ाई हैं, वैसे तो अभी आप देख सकते हैं लेक्चर प्राथमिक क्रिया के रूप में आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें आप लोगों ने देखा था कृषि पशुपालन, ठीक है, कृषि पशुपालन। और इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा था खुदाई यानी खनन। तो यहाँ पे हम खुदाई को लेकर के चलेंगे, यानी ये जो आपका होगा वो क्या होगा, राइट आंसर, यानी ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका यहाँ पे सही जवाब होगा पहले का ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो आपका खरीफ फसलों की कटाई में की जाती, याद रखिएगा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कटाई। ये मत समझ लीजिएगा कि बोया कब जाता है। कई लोग सोच लेंगे कि भाई इसको बोया कब जाता है, तो बोया नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कटाई पूछ रहा है। तो कटाई ये आप याद रखेंगे कि क्या पूछ रहा है, कटाई। अब कटाई के रूप में हम अगर इसकी बात करें तो कब होती है, जो खरीफ फसल होती है वो गर्मी के मौसम में, यानी कि आप देखेंगे कि जो अप्रैल मई में तो गेहूँ कट जाता है, उसके बाद इनको बोया जाता है। और ये कटते हैं कब, ये करते हैं आपके सितंबर से अक्टूबर में, यानी यहाँ क्या होगा, ये इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से देखते रहिए और अपने अपने प्रश्नों का आंसर देते रहिए। ये प्रश्न होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, विद्युत संयंत्र वह संयंत्र है जो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करता है। कौन से विद्युत यहाँ पे संयंत्र की बात की जा रही है? तो आप देखेंगे विद्युत संयंत्र का वह संयंत्र जो ऊर्जा के गैर पारंपरिक, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गैर पारंपरिक। गैर पारंपरिक का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमें ऐसे नहीं मिलते। ठीक है ना, तो देखिए पन बिजली हो गया, थर्मल हो गया, हवा हो गया, नाभिकीय हो गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो हमारा हवा है यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सी आपका सही जवाब होगा हवा के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विश्व के देशों के निम्नलिखित में से किस समूह में गेहूं और चावल के HYV विकसित किए गए हैं? HYV का मतलब क्या होता है, उच्च कोटि, यानी कि उच्च कोटि के जो आपके जो उच्च कोटि के बीज, ठीक है, उच्च कोटि के जो बीज होते हैं इनकी बात कर रहा है। तो किस देश में उच्च कोटि के बीजों का सबसे पहले हम देखें कि विकास किया गया? तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो जो उच्च कोटि के बीज हैं उनमें हम देखेंगे कि मैक्सिको और फिलीपीन में,
ठीक है। आप देखिएगा कृषि का सबसे ज़्यादा प्रभाव उस समय कहाँ था, मैक्सिको और फिलीपीन में। तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको। अपने अपने प्रश्नों का आंसर आप लोग देते चलिए। अगला प्रश्न, अंगूर की खेती को की खेती और कटाई के रूप में जाना जाता है। अंगूर की खेती को किस खेती और कटाई के रूप में जाना जाता है? तो आप देख सकते हैं महूफ, फूल, गेहूं, अंगूर। अब चूंकि अंगूर की खेती है तो अंगूर ही कहा जाएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रश्न है आप इस प्रश्नों के क्रम में लेकर के चलेंगे तो यहाँ पे जो होगा आपका अंगूर, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्या सही होगा? डी यानी कि अंगूर आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि जनसंख्या के लिए आयु वितरण किसी दिए गए आयु या आयु समूह के प्रतिशत व्यक्तियों को प्लाट किया जाता है तो परिणामी संरचना कहलाती है। परिणामी संरचना किस प्रकार से कहलाती है, क्या कहलाती है, हमें ये बताना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं अपने आंसर को, जो उत्तर जीविता वक्र है, जीवन तालिका है, आयु पिरामिड है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ हम बात करते हैं आयु पिरामिड में, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। और आप लोग देखते हैं आयु पिरामिड में एक ऐसी संरचना होती है जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये होता है आयु वर्ग, ये होता है क्या, आयु वर्ग, एज। ठीक है ना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे क्रम होते हैं मेल फीमेल के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो ये हम लेकर के चलते हैं आयु पिरामिड, और जिसमें हम यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आयु वर्ग देखते हैं। तो ये आयु पिरामिड क्या होता है, 0 से मान लीजिए कि 15 हुआ, फिर 14 हुआ, 14 से 59 हुआ, फिर 60 प्लस में कितने लोग हैं, जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, इस रूप में हम लेकर के चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? अब यहाँ पे देखिए ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत के रूप में आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। पारंपरिक मतलब जो हमें सदियों से मिलता आया है प्रकृति के द्वारा, उनके रूप में हम यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि पारंपरिक स्रोत पूछा जा रहा है ना। हाँ, अब देखिए, तो ऊष्मा, विद्युत, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हवा। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर जो हमारा आंसर है वो है ऊष्मा के रूप में, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, गन्ना उत्पादन एक गतिविधि है जबकि गुड़ बनाना एक गतिविधि है। अब देखिए गन्ना का जो उत्पादन आप कर रहे हैं वो क्या है, वो आपका आ जाएगा खेती के अंतर्गत। गन्ना का उत्पादन किसके अंतर्गत आ जाएगा, खेती के अंतर्गत। और दूसरा जो है अगर गुड़ बनाना, तो हम उसके रस से गुड़ बनाते हैं, तो इस रूप में हम इसको क्या कहेंगे, तो एक हो जाएगा मुख्यतः और दूसरा हो जाएगा क्या, गौड़। ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एक हो जाएगा, जैसे अगर ऐसे हम ले तो प्राथमिक, और दूसरा हो जाएगा क्या, दूसरे से हमने उत्पाद बनाया तो दूसरा क्या हो जा रहा है, गुड़ बनाना। दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी, यानी कि आप देखेंगे कि प्राथमिक से, जो प्राथमिक है आपका, प्राथमिक से हम लोग क्या कर रहे हैं कि द्वितीयक का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, द्वितीयक का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। तो प्राथमिक से द्वितीयक का निर्माण कर रहे हैं, तो प्राथमिक और गौड़ के रूप में हम जानेंगे, प्राथमिक और सेकेंडरी के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सुरक्षा कारक साधन गांवों का कारक है? कहाँ पे, तो हम देखिए इस बात में अगर हम देखें तो दे रहा है कि किस राज्य में सुरक्षा कारक साधन गांवों का कारण है। तो ये है नागालैंड। नागालैंड इसका सही जवाब होगा। नागालैंड में सुरक्षा कारक जो है गांवों में होता है, सघन गांवों का। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप देखेंगे, चलिए, वाइट इस इंटरनेट, व्हाट इज होगा, वाइट लिखा है, व्हाट इज इंटरनेट। अब इंटरनेट के बारे में आपको बताना है। जो भी लोग कंप्यूटर बेसिक अगर थोड़ा बहुत भी देखते होंगे, संचार एवं परिवहन से ये क्वेश्चन है, संचार से ये क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में बताया गया होगा कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट सबसे प्रभावी और उन्नत व्यक्तिगत सूचना प्रणाली, देखिए व्यक्तिगत सूचना प्रणाली के रूप में है। इंटरनेट सबसे प्रभावी और उन्नत व्यक्तिगत संचार प्रणालियों में से एक है। देखिए प्रणाली है
प्रणालियों में से एक है। दोनों में अंतर है लेकिन बहुत थोड़ा सा अंतर। इंटरनेट सबसे प्रभावी और उन्नत व्यक्तिगत शिक्षा प्रणाली में से एक है। इंटरनेट सबसे प्रभावी और उन्नत व्यक्तिगत डी नहीं होगा, सेवा प्रणालियों में से एक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर, यानी यहाँ पे क्या होगा, बी आपका सही जवाब, बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस वल्लमकल्ली किस राज्य में आयोजित की जाती है? बोट रेस, देखिए बोट रेस पे आप जब भी जाएंगे तो ये कहाँ होगा, ये साउथ में होगा। पहली चीज़ तो आप जानेंगे कि साउथ में, और साउथ में कहाँ, ये केरल के आसपास सबसे ज़्यादा होता है। तो बोट रेस कहाँ पे, साउथ, ठीक है, साउथ में आप देखेंगे कि इनका महत्व ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किस उद्योग के स्थान के लिए भौतिक कारक नहीं है? कौन सा किस उद्योग के लिए भौतिक कारक नहीं है? आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपका, अगर हम बात करें तो कच्चे माल की उपलब्धता जो है यह भौतिक कारक में नहीं। परिवहन नेटवर्क की प्रयोज्यता, उपयुक्त जलवायु की उपलब्धता, या उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार की उपलब्धता। तो हम यहाँ पे देखेंगे उपलब्धता, जो किसके रूप में, बाजार के रूप में, ठीक है। तो डी इज द आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न जी, सीमा सड़क संगठन BRO, जब भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा ये क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन जब आपको पढ़ाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के अंतर्गत आप लोगों को इसके बारे में बताया जाता है कि BRO है क्या। BRO एक ऐसी संस्था है जो बॉर्डर के नज़दीक, यानी कि सीमा के नज़दीक जो है सड़क बनाने का कार्य करती है, ठीक है। BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब इनका पूछा जा रहा है कि स्थापना कब हुआ था, तो आप स्थापना के रूप में हम देखेंगे तो 1960, 1955, 1961, 70। तो ए इज़ द राइट आंसर, क्या है, 1960, ए इज़ द राइट आंसर, ये है 1960। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चर जनसंख्या पिरामिड में प्रदर्शित होता है? जनसंख्या पिरामिड में क्या क्या आता है? अब देखिए जनसंख्या पिरामिड मैंने आप लोग को शुरू में ही बताया क्या क्या आता है। आयु समूह में आता है लिंग संकेतक, यानी स्त्री पुरुष, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करना है। आयु समूह जो आपका सबसे ज़्यादा, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, अभी मैंने पीछे शुरू में बताया है एक क्वेश्चन, तो उसमें भी आया था पिरामिड में प्रदर्शित क्या होता है। तो आयु समूह, लिंग संकेतक के रूप में स्त्री पुरुष, या इनमें से दोनों क्या होता है, या कोई एक होता है, इन दोनों में से कौन होते हैं, यही आपको आंसर के रूप में बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या है कि जो दोनों हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे आप लोग को खुद बताया कि स्त्री पुरुष के रूप में और जो आयु संरचना है उसके रूप में। सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल है, तेल वाली फसल, गेहूँ, मक्का, सरसों, ग्राम? तो सीधे सीधे आपको पता है कि तेल कौन है, तेल है भैया सरसों। सरसों का तेल सभी लोग खाने में खाते हैं ना, तो ये है सी, तेल। चलिए अगला प्रश्न देखो जी, किस क्षेत्र को विश्व का उद्यान कहा जाता है? किस क्षेत्र को विश्व का उद्यान कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका को नारंगी देश, भारत की कश्मीर घाटी, मेडिटेरेनियन सी, या ऑस्ट्रेलिया में? तो किस को कहा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे जो मेडिटेरियन सी होता है ना, इसको कहा जाता है विश्व का उद्यान। किसको? मेडिटेरियन सी को। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज का सही अर्थ है? मैंने इसके पहले भी आप लोगों को कई बार बताया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। जैसे भारत मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए भारत है, मानने की बात है, ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। इस भारत के 4 महानगरों को, यानी कि दिल्ली, यहाँ पे मान लीजिए मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है, इन चारों को मिलाने वाली रेखा जो है वही कहलाती है स्वर्णिम चतुर्भुज। कौन कौन? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऊपर के इन चारों महानगरों को मिलाने वाली रेखा को, या दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने वाली एक हाईवे है, ठीक है। इसमें 6 सुपर हाईवे, हाँ ठीक है, 6 लेन वाली है, ठीक है। यह एक चतुर्भुज के आकार का बनता है। हाँ देखिए चतुर्भुज बन रहा है ना, तो ये डी इज द राइट आंसर होगा, यानी कि सही, यहाँ पे सही जवाब होंगे डी।
ठीक है। अगला, एक बार अपने इस प्यारे से वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा आज का प्रश्न आप लोग का, और अपने इस प्यारे से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप लोगों तक क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे। एक संपत्ति जहां नगदी फसल बिक्री के लिए उगाई जाती है उसे के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? नगदी फसल जहाँ उगाई जाती है किस रूप में? तो देखिए, सब्जी का बाग, बागवानी खेती, खेतों को काटने और जलाने, निर्वाह कृषि। आप सीधे सीधे यहाँ पे देखेंगे किस रूप में आप जानते हैं, तो उसको बागवानी खेती के रूप में आप उसे लेकर के चलते हैं। कौन सा? बागवानी कृषि। क्लियर है सभी को? तो बागवानी कृषि हम लेकर के यहाँ पे चलते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। अगला, आगे बढ़ते हैं। 19, अगर हम बात करें भारत में प्रचलित शुष्क कृषि में से एक है। शुष्क कृषि, शुष्क कृषि मतलब कि जो थोड़े मतलब कि ऐसे क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पानी की कम उपलब्धता भी रहे तो ठीक ठाक हो सकते हैं। गेहूँ, धान, बाजरा, कपास। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो हमारा है वो है बाजरा। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय, अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय यानी कि गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा? कोयला होगा, सौर्य होगा, जियोथर्मल यानी कि जो हीट एनर्जी है, ज्वार होगा, सभी नीचे वाले हैं। ए जो कोयला एनर्जी है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है? बॉक्साइट का उपयोग कच्चे माल के रूप में कौन करता है, इसी के बारे में आपसे पूछा जाता है। अल्युमिनियम है, सीमेंट है, जूट है, इस्पात है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ये है अल्युमिनियम। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, फसल चक्रण से मदद मिलती है। जैसे फसल चक्रण क्या होता है? एक के बाद एक फसलों का उत्पादन, मतलब कि अभी कुछ उगाया फिर कुछ और फिर कुछ और, ऐसे मतलब फसल चक्र से क्या मदद मिलती है? तो जो उर्वरता होती है वो ठीक रहती है, या देखिए अधिक फसल पैदा करें, पादप उत्पादों का अधिक चयन करें, कीटनाशकों के प्रयोग का पाठ, चुनिंदा मेजबानों वाले परजीवियों को खत्म करें। अब इनमें से क्या मदद मिलती है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप हम यहाँ देखेंगे कि क्या होता है। तो एक बार जल्द से जल्द सभी लोग अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि चुनिंदा मेजबान वाले परजीवियों को खत्म करने में मदद मिलती है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में कौन सी बस्तियां फैली हुई हैं? अब देखो, मानव बस्ती की बात कर रहा है कि किन क्षेत्रों में क्या। अब गुजरात और राजस्थान क्या है? अगर सबसे पहले बात करें तो गुजरात और राजस्थान है क्या? तो गुजरात और राजस्थान को अगर आप लेकर के चलते हैं तो गुजरात जो है आपका और राजस्थान दोनों देखा जाए तो ये मतलब कि मरुस्थलीय इलाके के आसपास आते हैं। राजस्थान तो पूरा है और गुजरात के भी कुछ पार्ट उसमें शामिल हैं। तो कैसी बस्तियां वहाँ पाई जाएंगी, उन्हीं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे कि बिखरी हुई बस्तियां, संकुलित बस्तियां, ग्राम्य बस्तियां, खंडित बस्तियां। तो हम वहाँ देखेंगे वहाँ जो पाई जाती है वो खंडित बस्तियों के रूप में पाई जाती है। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए जी, आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशेषता है? ज्यामितीय निरूपण, आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण क्या हुआ? जो आप ये ग्राफ बनाते हो ना, जैसे यहाँ बना दिए कि ऐसे बना है, ठीक है, तो ये किसका निरूपण है? अब देखिए, ज्यामितीय निरूपण किसकी बात कर रहा है? आयु संरचना। तो आयु संरचना किसके अंतर्गत आती है? सीधे सीधे आप देखेंगे जनसंख्या। तो आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। कोई भी आयु किसके आयु की बात की जाती है? किसी जनसंख्या की ना। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला कार्यक्रम कौन था? देखो भाई, दूरदर्शन जो है पहला, यानी कि संचार पे जब आते हैं, संचार माध्यमों में आते हैं, तो संचार में जो है दूरदर्शन बहुत महत्वपूर्ण था। अपने भारत में लगभग ये कब आया है? आप देखेंगे 80 के दशक में, यानी कि 1980 के आसपास, 80 के आसपास क्या। देखिए, अगर हम बात करें
तो जो दूरदर्शन है, अगर हम बात करें प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो जो दूरदर्शन है प्रसारित हुआ पहला कार्यक्रम, दूरदर्शन किसे कहते थे? DD1 करके आता था या फिर नेशनल चैनल करके आता था। और बचपन में हम लोग शक्तिमान, कृष्णा, महाभारत, रामायण जो आप लोग अभी देखते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग DD नेशनल पे ही देखते थे। आज तो इतने चैनल हो गए हैं कि पता नहीं चलता है। तो उसी पे ये आता था, एकमात्र चैनल हुआ करता था। इसके लिए घर पे एंटीना लगे होते थे, वो थोड़ा हिल जाता था तो घंटों मेहनत करने पड़ते थे। तो उसमें से ये एक शामिल है। और प्यारे बच्चों इसका जो पहला सीरियल था वो है क्या? कार्यक्रम कृषि दर्शन, यानी ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। और जो भी आप लोग के बड़े हैं, घर में बुजुर्ग हैं, उनसे पूछिएगा कि क्या मतलब उसकी महत्वता रहती थी। बहुत ज़्यादा है ना। एक मोटिवेशनल लाइन है आप लोगों के लिए, और मेरी तरफ से आप लोगों को हमेशा की तरह वही स्माइली, आप हंसते मुस्कुराते रहें। थोड़ी सी अभी मुझे इस पर दिक्कत हो रही है आप लोग की स्माइली या जो भी है उसको बनाने में, आप देख सकते हैं, लेकिन भाव वही है। ठीक है, भाव वही है, भाव में अंतर नहीं आया है। तो जो लाइन है उसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए स्माइली तो बनी, लेकिन वो दूसरी तरफ देख रही है। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। जब भी मैंने आप लोगों से शुरू से ही बोला है कि अपने लाइफ में कुछ बुकें रखिए, भला उसे साल भर में कंप्लीट कीजिए। एक टारगेट बनाइए कि हाँ हमको ये बुक इतने दिन में कंप्लीट करने हैं, लेकिन बनाइए। और जब आप उसे, एक यकीन मानिए, जब आप उसे पूरा करते हैं ना तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो एक टारगेट बना करके उसको कंप्लीट कीजिए। अगली चीज़, एक जो बेहतरीन किताब होती है 100 दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर होता है। लेकिन अगर आपके जीवन में एक अच्छा दोस्त आ जाए ना, जो आपके लिए सोचता हो, तो वो क्या है? वो एक पूरी लाइब्रेरी के बराबर आपका अकेले दोस्त होता है। तो याद रखिएगा, दोस्ती भी जरूरी है, लेकिन कैसा? एक अच्छा दोस्त जो वास्तव में आपकी भलाई करे। ये नहीं कि चलो क्रिकेट खेलने चल रहे हैं, बड़ा पढ़ने वाले हो, ऐसा नहीं। वास्तव में जो दोस्त आपका होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि अगर आप पढ़ रहे हो या आपका एग्जाम हो तो वो खुद बोले नहीं तुम जाओ पढ़ो, मैं देख लूँ, है ना। जो भी काम रहे वे आपके भलाई के लिए करे, आपकी भलाई के लिए सोचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगले प्रश्न का आंसर देखिए, छोटी और अलाभकारी जोत मतलब कि खेत से बात हो रही है, के बुरे प्रभावों पर काबू पाने का सबसे अच्छा समाधान क्या है? अगर आप देखेंगे जोत क्या होते, छोटे छोटे खेत, तो ये सहकारी खेती जो है यही सबसे अच्छा प्रभावी साधन है उसके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जी, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में स्थित है, छोड़ा गया है। तारापुर परमाणु संयंत्र, तारापुर परमाणु संयंत्र सबको पता ही होगा, है ना? पता है या नहीं? ये इसमें नहीं है सर। ठीक है, तारापुर परमाणु संयंत्र, परमाणु संयंत्र अगर बात करें तो हमारे देश में लगभग 8 है ना है। तो पूछ रहा है कि तारापुर है कहाँ। ये जब आप क्वेश्चन देख रहे हैं एमसीक्यू में बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। अगर इस प्रश्न की बात करें तो एमसीक्यू के रूप में बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छे से इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। ये है कहाँ? महाराष्ट्र के रूप में। ये इज़ द राइट आंसर। महाराष्ट्र के रूप में ये स्थित है तारापुर। बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो जो भी बच्चे हैं इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न जो है आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी है, छोड़ा गया है। देखिए, जो अगर आप जब अंतर्राष्ट्रीय हम लोग व्यापार पढ़ेंगे, 10वां चैप्टर है, तो 10वें चैप्टर के अंतर्गत जब आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो उसमें आता है एक ऐसी संस्था है जो विश्व स्तर पे बनाई गई है। किसके लिए? कि जितने भी व्यापारिक गुटे हैं उनको लेकर के अच्छे से चला जा सके, किन सामानों का व्यापार कैसे हो, किस तरह गैरकानूनी चीज़ें ना हो पाए। तो इसके लिए जो है विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, WTO को हम लोग लेकर के चलते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ेंगे ना भूगोल में 10वां चैप्टर, वहाँ पे आपको बताया जाएगा। सीढ़ीदार खेती, पहाड़ों पे मुख्य रूप से सीढ़ीदार खेती की जाती है क्योंकि वहाँ ढाल होते हैं और ढालों पे खेती की नहीं जा सकती, तो वहाँ पे सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। और इनका प्रभाव क्या होता है कि प्यारे बच्चों देखिए,
विभिन्न फसलों के वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाती है। छोड़ा गया, ये क्या है, खड़ी ढलानों पर छतें बनाई जाती हैं ताकि फसलें उगाने के लिए समतल सतहें उपलब्ध हो। हाँ, ये बी इज़ द राइट आंसर है, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो बी यहाँ पे क्या होगा, सही जवाब होगा आप लोगों का, यहाँ से खड़ी ढालों से। ठीक है, खड़ी ढालों से आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ओपन स्काई पॉलिसी 5 किससे संबंधित है? देखिए ओपन स्काई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा गया है। एमसीक्यू में पूछा गया कहाँ, बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ओपन स्काई, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये ओपन स्काई, देखिए स्काई से ही मतलब है क्या, वायु, हवा में, तो हवा में क्या है, वायु परिवहन। ठीक है ना, बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न जी, भारत में हरित क्रांति के लिए बीजों की उच्च उपज देने वाली किस्म HYB की शुरुआत हुई कब? देखिए बाजरा की, नाड़ी की, जूट की, गेहूं की। सबसे पहले अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो हमारे यहाँ जो आता है वो क्या है, हरित क्रांति के रूप में। ठीक है ना, हरित क्रांति के रूप में कब, लगभग 60 के दशक में आती है ना, कब, 60 के दशक में आती है, 60 के दशक में। और इसी समय सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया किस पे, गेहूं के पैदावार पे। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन, हरित क्रांति चलाई गई थी। ठीक है ना, ये रही हरित क्रांति, और इसी को हम लोग लेकर के यहाँ पे सही माने। अगला, भारत में चाय और कॉफ़ी किस श्रेणी की फसलों में आते हैं? चाय और अगर कॉफ़ी की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये किस श्रेणी में आएंगे? सीधा सिंपल बात आप देखेंगे कि चाय और कॉफ़ी ये सभी किस में आते हैं, ये आते हैं आपके, देखिए चाय और कॉफ़ी को हम लोग वृक्षारोपण के रूप में लेकर के चलेंगे, क्योंकि इनकी जो खेती की जाती है पहाड़ी ढालों पे, इनके लगा करके वृक्षों के रूप में की जाती है। अगला, अगर हम बात करें इनको, तो बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न जी, स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? उन शहरों को बढ़ावा देना जो मुख्य बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं, एक स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण, अपने नागरिकों को सभ्य गुणवत्ता वाले जीवन प्रदान करें, उपरोक्त सभी। अगर हम बात करें तो किस रूप में आएगा, तो जो भी नागरिक हैं उनको ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, और सारी चीज़ों के रूप में डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भैया, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। उस भारतीय बंदरगाह की पहचान करें जो अपने भूमि से घिरे पड़ोसी देशों को बंदरगाह सुविधाएं प्रदान करता है। हमें क्या करना है, उस भारतीय बंदरगाह की पहचान करें जो अपने भूमि से घिरे पड़ोसी देशों के, यानी कि भारतीय बंदरगाह है लेकिन भूमि से जुड़े जो भी बंदरगाह हैं उन देशों में सुविधाएं प्रदान करता है। तो कौन से ऐसा बंदरगाह है जो ऐसा करता है, तो उनके बारे में बताना है। तो जल्द से जल्द आप लोग देखेंगे कोलकाता जो है हमारा, बात करें हम किसको, कोलकाता की, और थोड़ा पुराना भी है वैसे तो मुंबई आप देखेंगे, लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन होगा वह है आपका ए, यानी कि जो है कोलकाता। अगला, जनसंख्या पिरामिड में आश्रित जनसंख्या को कौन सा समूह संदर्भित करता है? जनसंख्या पिरामिड आप लोगों ने कई बार देखा, अभी आज के ही इस श्रृंखला में कई बार जनसंख्या पिरामिड आप लोग देख चुके। तो कौन सा समूह संदर्भित करता है? 15 से 60 नहीं होता, 59 होता है। देखिए 0 से 14 वर्ष होगा, और 15 से 59 वर्ष होगा, और एक होता है जो लास्ट वो 60 प्लस वर्ष होता है। ये 3 प्रकार के हम पिरामिड में अगर देखें तो हमने आयु वर्गों को आयु वर्ग के रूप में बांटा हुआ है। ठीक है, ये आश्रित ये होते हैं आश्रित, ये होते हैं आश्रित, ये होते हैं कार्यशील। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं 15 से 59 साल वाले, किसी भी देश को ऊपर ले जाने के लिए। तो देखिए आप देखेंगे कि यहाँ क्या कह रहा है कि पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड में आश्रित जनसंख्या को कौन सा समूह संदर्भित करता है? अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, देख लीजिए ध्यान से। आश्रित की बात कर रहा है, आश्रित, और कहा कि जनसंख्या पिरामिड की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 60 वर्ष से ऊपर का समूह 14 भी है, और 60 वर्ष है। 50 वर्ष से ऊपर का समूह, ये दोनों तो नहीं होंगे, यानी 15 और 50 वाले नहीं होंगे।
बचे 60 वर्ष से ऊपर का समूह और 14 वर्ष से ऊपर का। तो अगर हम बात करें तो यहाँ दोनों की तो बात की नहीं गई, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, दोनों दिया गया है। तो आप सबसे ज़्यादा किस रूप में लेकर के चलेंगे, तो जो 60 वर्ष से ऊपर के रूप में है, बी यहाँ पे ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए दोनों के लिए, जो 14 और 60 हैं वे दोनों, लेकिन नहीं है तो बी को आप प्रीफर करेंगे। किसको प्रीफर करेंगे, बी को। अगर नहीं है तो यहाँ दोनों ऑप्शन रहता तो आप 0 और 14 और 60 प्लस वाले को आप लेकर के चलते। अगला, भारत के सिंचित क्षेत्रों में से कृषि योग्य भूमि के कारण खारी होती जा रही है, मतलब कि खारी होती जा रही है। कौन सी, जो सिंचाई करने वाले क्षेत्र हैं उनकी बात की जा रही है। तो कौन से हैं, तो आप देखेंगे अति सिंचाई वाले क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है, जहाँ बहुत ज़्यादा सिंचाई हो रही है। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जी, बेवार, पोड्यूड और ब्रिंगा प्रकार है किसकी। बेवार, पोड्डू और ब्रिंगा प्रकार है किसकी। तो अगर आप बात करेंगे तो देखिए, निर्वाह कृषि की, व्यापारिक कृषि की, वानस्पतिक कृषि की और खेती की। तो ये है आदिम कृषि की। सब पुराने जमाने की जो खेती होती थी वो इसमें आती है। तो डी, अरे सॉरी ये नहीं होगा, देखिए जी, डी इज द राइट ऑप्शन। और ये आपके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन, कृषि आपके पूछे जाते हैं उसमें बोर्ड में एमसीक्यू। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न जी, स्वेज नहर किससे जुड़ी हुई है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप पढ़ते हैं, स्वेज नहर का बहुत महत्व वहाँ पे आता है और अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किससे जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे हम देखेंगे कि भूमध्य सागर और लाल सागर से जुड़ा हुआ है क्या हमारा स्वेज नहर। और बहुत ज़्यादा इस पे प्रश्न बनते हैं, सीधे सीधे पूछ देता है स्वेज नहर के बारे में बताइए और इसके महत्व का वर्णन कीजिए। ये शॉर्ट में, लॉन्ग में, एमसीक्यू में पूछा जाता है कब शुरू हुआ था, और फिर शॉर्ट और लॉन्ग में भी ये पूछा जाता है। तो बहुत अच्छे से इसको स्वेज नहर को देखेंगे बोर्ड वाले लोग। और वैसे तो यहाँ पे आप देख लेंगे, ये आपका है जो कहाँ गया जी, देखिए, तो ये शुरू होता है 1869 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखते रहेंगे। अंबाला, जालंधर और महू किस प्रकार के शहरों के उदाहरण है। अंबाला, जालंधर और महू। औद्योगिक नगर, गैरिसन छावनी, वाणिज्यिक नहर, खनन। अब देखिए, अंबाला जो हुआ, जालंधर हुई, ये सब हैं हमारे सीमा से सटे हुए। और सीमा से सटे हुए प्रदेशों में हम ज़्यादातर देखेंगे कि किस रूप में, गैरिसन या छावनी के रूप में ये जाने जाते हैं, मतलब कि जो सैनिक टुकड़ी जहाँ पे ज़्यादा रहते हो। तो बी के रूप में ये सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सड़क परिवहन का नुकसान है। सड़क परिवहन, यातायात एवं परिवहन का ये प्रश्न है। सड़क परिवहन सस्ता है, सड़क मार्गों का रख रखाव एवं निर्माण आसानी से किया जा सकता है, भारी सामान को अधिक दूरी तक नहीं ले जा। ये कैसी बात है भाई, सड़क परिवहन का ही मतलब है कि हम सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो क्यों नहीं ले जाएंगे। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे कम प्रदूषणकारी ऊर्जा उत्पन्न करने वाली तकनीकी है। सबसे कम किसके कारण प्रदूषण उत्पन्न होती है, इसकी बात की जा रही है। तो देखिए, मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक, उष्मा विद्युत, विखंडन आधारित परमाणु ऊर्जा और फोटोवोल्टिक। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे कम जो होती है विखंडन आधारित, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित जो है आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सतत विकास का आधार है। सतत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है क्या, कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हम आगे बढ़ते रहें, यानी सामाजिक दृष्टिकोण है, सही है। आर्थिक दृष्टिकोण है, सही है। पर्यावरण दृष्टिकोण, ये भी सही है। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, भविष्य की पीढ़ी के लिए। आर्थिक मतलब कि सीमित मात्रा में इसका उपयोग। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला, शुष्क खेती किसके कारण संभव है। जो शुष्क खेती की जाती है वह किसके कारण संभव है। भूजल क्षमता का उपयोग, बाजार की शीघ्र पकाने वाली एवं प्रतिरोधी किस्मों का परिचय, प्रौद्योगिकी में सुधार, ऊपर के सभी। अब देखिए, इनके बारे में पूछ रहा है कि क्या ज़्यादा सही है। तो एक बार देख लीजिए सभी लोग, अगर हम बात करेंगे
कि शुष्क खेती है, भूजल क्षमता का प्रयोग करता है। ये बाजरा अभी आपने देखा था, पीछे आया था, शुष्क कृषि के रूप में अभी कुछ ही देर पहले आपसे पूछा गया था कि कौन है, तो वहाँ पे बाजरा देखा था। तो पहला सही हुआ, दूसरा भी सही हुआ। जब दो सही होंगे तो तीसरा तो सही होंगे, तो डी के रूप में उपरोक्त सभी, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, जो प्रवासी किसी नई जगह पर चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। अब देखिए, एक लोग होते हैं जो आकर के हमारे यहाँ बस रहे हैं, एक लोग होते हैं जो हमारे यहाँ से कहीं जा रहे हैं। तो आश्रय, विस्थापित, आप्रवासी या उत्प्रवासी, जो हमारे जो कई, जैसे मान लीजिए कि कोई नई जगह, ठीक है ना, किसी नई जगह चले जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, आप्रवासी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में कम उत्पादन का कारण नहीं है। देखिए, कारण नहीं है पूछा जा रहा है, तो आप बात करेंगे कि अपर्याप्त इनपुट उपलब्धता, सहकारी कृषि, भूमि जोतों का उप विभाजन में विखंडन, खराब वित्त और विपणन सुविधाएं। देखिए, अभी आपसे बोला गया था कि छोटे जोत हों, अभी पीछे क्वेश्चन एक आया था ना कि छोटे जोत अगर होते हैं तो किस प्रकार की खेती सबसे उपयुक्त होगी, सहकारी कृषि आंसर आपने दिया था। तो सहकारी कृषि कैसे उत्पादकता जो है उसका कारण नहीं हो सकती, तो ये ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, भारत में नून माटी स्थान निम्नलिखित में से, ये एक जगह का नाम है, नून माटी स्थान निम्नलिखित में से किस जगह से संबंधित है। तो आप देखेंगे कि नमक उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग। नून माटी जो है वो क्या है, पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है, यानी बी इज द राइट आंसर। ध्यान से याद रखिएगा। अगला, मरुस्थलीकरण का मुख्य कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण, जैसे कहीं भी डेजर्ट बनते हैं उनका मुख्य कारण क्या होता है। देखिए, वर्षा का कम होना, किस रूप में, यानी कि वहाँ पे किस रूप में हम इनको देखते हैं, अत्यधिक चराई, पर्यटन, सिंचित कृषि। देखिए, अगर यहाँ बात करें तो पर्यटन से तो कोई मतलब लेना देना नहीं है। कृषि, संचित कृषि, वहाँ पे सिंचाई करके खेती की जाती है, अगर सिंचाई करते तो मरुस्थलीकरण क्यों होता, इन सब में भी नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमारे अगर मुख्य रूप से देखें तो वो क्या है, अत्यधिक चराई। किसी भी क्षेत्र में घास वनस्पतियाँ हम होने ही नहीं देंगे तो वहाँ धीरे धीरे क्या होंगे, वाटर लेवल डाउन, और उसके कारण वहाँ हो जाएंगे मरुस्थलीकरण। 1 से 5 मिलियन के बीच की आबादी, याद रखिएगा, 1 से 5 मिलियन के बीच की आबादी पूछा जा रहा है, वाले शहरों को कहा जाता है महानगर, प्रथम श्रेणी के नगर, मेगा सिटी या शहर। अगर हम बात करें तो ऐसे शहरों को क्या कहते हैं, महानगर। क्या कहते हैं, ये इज द राइट ऑप्शन। आप लोग जब पढ़ेंगे ना मानव बस्ती, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा मेगा सिटी, तो ये सारी चीज़ें। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी ने राजस्थान में मिट्टी का सबसे अधिक अवनालिका कटाव, अवनालिका मतलब कि नाली के जैसे जब बहती है तो नालिका कटाव किया है। लूनी, बनास, माही, चंबल, ये है आपकी चंबल नदी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, लूनी तो खत्म हो जाती है। स्लेश एवं बर्न एग्रीकल्चर को नाम दिया गया है। देखिए, स्लेश एवं बर्न यानी कि वही जो आप देखेंगे कर्तन दहन, कहाँ, स्थानांतरण कृषि के रूप में जाना जाता है। आपको मैंने बताया था कि ऐसे 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 मान लीजिए ये जंगल है, पहले हमने यहाँ की चीज़ों को काटा और यहाँ पे कृषि किया, जब यहाँ पे अनुपजाऊ हो गए फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ पे हमने काटा, यहाँ पे हमने कृषि किया, फिर यहाँ पे बंजर हो गई, यहाँ आ गए, फिर यहाँ पे काटा, यहाँ पे जलाया और यहाँ पे खेती किया, यहाँ बंजर हुआ, यहाँ आ गए, और जब यहाँ खेती किया यहाँ भी बंजर हो गए, फिर यहाँ से चले आते हैं यहाँ पे। तो ये जो साइकिल है वो चलती रहती है लगातार, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि। डी इज द राइट ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके इम्पॉर्टेंट बहुत ही बेहतरीन 50 प्रश्न जो आप लोगों के भूगोल CUT के अंतर्गत थे। अब और कैसा लगा आप लोगों का आज का क्लास, ज़रूर एक बार बताइएगा, क्योंकि आज पहली बार मैंने घर से आप लोगों के लिए क्लास लिया है। तो कैसा रहा आपका पहला एक्सपीरियंस ऐसे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप बने रहिए अपने इस प्यारे से स्टडी भारत यूट्यूब चैनल पे। यहाँ से आपको सारी चीज़ें, मैं जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, आपकी किसी भी तैयारी में, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके कंपटीशन हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत अगर आर्ट से संबंधित आती है आप हमें बता सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़, आप लोग अपने इस प्यारे से स्टडी भारत यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये है आपका स्टडी भारत 8
टेलीग्राम चैनल जहाँ से आपको मिलती हैं सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री। क्या है? बिल्कुल फ्री भाई। सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ से अवेलेबल किए जाते हैं। तो आप लोग इनको क्या करेंगे कि यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सारे वीडियो के साथ साथ आप लोग यहाँ से सारे पीडीएफ लेक्चर भी आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये है क्यूआर टेलीग्राम का। तो आप लोग बने रहें अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे और स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप उन्हें याद करते रहिए, रिवीजन कीजिए, बहुत ज़रूरी है रिवीजन। और जो भी नोट्स दे रहा हूँ, इन नोट्स को अपने पास रखिए और जब भी टाइम मिले इसका रिवीजन कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के साथ, हिस्ट्री के 50 बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद आपको।